नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिज़वी साहब की ख़बर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले इमरान खान और तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी से जुड़ी जो दो अहम ख़बरें हैं, इन ख़बरों से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं फिर उनकी डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन सोहेल अफरीदी साहब की बात कर लेते हैं, जिनकी जानिब से वफाक की तरफ से, वजारत दाखिला की तरफ से दी गई जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी उनको लेने से इनकार कर दिया गया और कहा यह गया कि ये नाकस और कबाड़े वाली गाड़ियाँ हैं जो कि वफाक ने केपी हुकूमत को दी हैं। अब नाज़रीन, कहानी इन बुलेट प्रूफ गाड़ियों की ये निकली है कि केपी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिसमें पुलिस भी शामिल है, उनकी तरफ से जो एक इजलास हुआ था वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में, उसमें ये डिमांड की गई थी कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोशिशों में हिफाजत के लिए पुलिस और KPK में जो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको मज़ीद प्रोटेक्ट करने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी जाएँ। 10 गाड़ियाँ मांगी गई थी, लेकिन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने 5 गाड़ियाँ देने की अप्रूवल दे दी थी, सेंक्शन दे दी थी, जिसमें 2 गाड़ियाँ KP पुलिस को मिलना थी और 3 जो गाड़ियाँ हैं वो फ्रंटियर कंस्टेबलरी को मिलना थी। अब नाज़रीन, ये जो गाड़ियाँ वापस की गई हैं, सोहेल अफरीदी साहब ने तो इनकार कर दिया। वैसे तो सोहेल अफरीदी साहब ने आज जो बलूचिस्तान नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के जो शुरा थे उनके साथ भी मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। अब वो इनके मेहमान थे। KPK की रवायात ये हैं कि घर आए मेहमान की सेवा की जाती है, मेहमान नवाजी की जाती है, और वो जो मेहमान आए थे सिक्योरिटी वर्कशॉप के, उनका ताल्लुक कोई वफाक से नहीं था या सिर्फ पंजाब से नहीं था। उस वर्कशॉप के शुरा में बलूचिस्तान के लोग भी थे, सिंध के लोग भी थे, उसमें पाकिस्तान के दीगर इलाकों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से भी शुरा थे। लेकिन अफरीदी साहब ने जैसे बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार किया, वैसे बलूचिस्तान नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से भी मुलाकात करने से इनकार कर दिया और उनको जो खाना दिया गया, यानी PTI का कोई बंदा मुलाकात के लिए भी नहीं दिया गया और अपने मेहमानों को जो खाना दिया गया वो बिठा के किसी जगह पे सर्व करने के बजाय बॉक्सेस में, कागज़ों के डब्बे में दिया गया। उन मेहमानों ने वो खाना लेने से भी इनकार कर दिया और KPK के वज़ीर आला को दावत दे के गए हैं कि आप हमारे पास बलूचिस्तान आएँ, हम आपका एहतराम भी करेंगे, आपकी मेहमान नवाजी भी करेंगे। तो नाज़रीन, पंजाबी कहते हैं कि पल्ले तो रह गया जी, आपकी नाक काट के वो गए हैं कि घर आए मेहमानों के साथ आपने सलूक क्या किया है। तो सोहेल अफरीदी साहब जो हैं, जो गाड़ियां लेने से इनकार कर चुके थे, अब वो गाड़ियां वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान हुकूमत को देने का फैसला कर लिया, ऐलान कर दिया है। और ये गाड़ियां मांगी गई बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी की तरफ से, अगर KP हुकूमत नहीं ले रही तो ये गाड़ियां हमें दे दी जाएँ। तो आप भी जानते हैं कि जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, वो भी जब किसी बात पर अड़ जाते हैं, किसी बात पे डट जाते हैं, फिर वो करके दिखाते हैं। आपके सामने एशिया कप में क्या हुआ, जब इंडियन क्रिकेट टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया तो मोहसिन नकवी साहब ने उस पर खामोशी के साथ जो फैसला किया, उन्होंने कहा ठीक है, मुझसे ट्रॉफी नहीं लेनी तो मैं ट्रॉफी लेके जा रहा हूँ। जब ट्रॉफी चाहिए होगी आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में आइएगा और इंडियन टीम जो है अपने कैप्टन के साथ आए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड आए और आके अपनी ट्रॉफी ले जाए। तो अब भारत जो है उस एशिया कप की ट्रॉफी के लिए मिन्नत समाजत कर रहा है और भारत जो है अब इस मामले को ICC के इजलास में ले जाना चाहता है कि मोहसिन नकवी साहब ने हमें विनिंग ट्रॉफी नहीं दी। तारीख में यह भी नहीं हुआ, अगर किसी विनिंग टीम को ट्रॉफी नहीं मिली तो तारीख में शायद यह भी नहीं हुआ होगा कि एक टीम ने ट्रॉफी देने का जिसका अख्तियार था, जिसकी इंटाइटलमेंट थी, उससे ट्रॉफी लेने से किसी ने इनकार भी नहीं किया। यह भी भारत ने शोशा और ड्रामा पहली मर्तबा लगाया। अब सोहेल अफरीदी साहब ने अगर बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार किया तो पल्ले क्या आया, घाटा किसका हुआ? KP हुकूमत का, KP सिक्योरिटी फोर्सेस का, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, क्योंकि सूबे के वज़ीर आला तो वो हैं। अब गाड़ियां चली गई हैं बलूचिस्तान के पास। तो इस ज़द का जो झटका लगा है वो इमरान खान साहब को भी लगा है, वो सबसे ज़्यादा सोहेल अफरीदी साहब को लगा है। अब इमरान खान साहब का जिक्र आया तो आपके साथ खबर शेयर कर लें कि जो मुलाकातों के हवाले से इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती,
कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन तहरीक इंसाफ ने फाइल कर दी थी, उस कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन पे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच, जिसमें तमाम दरखास्तें जो चाहे इमरान खान से मुलाकात से मुतल्लिका हैं कि मुलाकात में बंदिश है, मुलाकात में रुकावट है, मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई की जाए। और इसके साथ साथ इमरान खान को सहूलियात मैसर हैं, इमरान खान को सहूलियात मैसर नहीं है, इन तमाम दरखास्तों को क्लब करके कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करने जा रहा है। तो एक ये भी डेवलपमेंट है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो साद रिजवी साहब वाली खबर है। नाज़रीन साद रिजवी साहब, आप जानते हैं कि जब से मुज़ाकरात नाकाम हुए हुकूमत के TLP के साथ, अब वो मुज़ाकरात नाकाम होने का ज़िम्मेदार कौन है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर मरतबा जब भी हुकूमत की टीम गई या हुकूमत का कोई बंदा नुमाइंदा वहाँ पे गया मुज़ाकरात के लिए, इनके मुतालबात बढ़ जाते थे। हुकूमत ने क्रैकडाउन किया, ऑपरेशन किया, जगह को खाली करवा लिया। अब उसके बाद से जो साद रिजवी साहब हैं वो कहाँ पे हैं, किसकी तहवील में हैं, ये एक मुअम्मा बना हुआ है। कहने को और बताने को तो ये है कि साद रिजवी साहब जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में हैं, आज़ाद कश्मीर में वहाँ पे पनाह लिए हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, उनके लिए बुरी खबर क्या है, जो हुकूमत पंजाब ने फैसला किया ना कि तहरीक लब्बैक पे पाबंदी लगानी है, तो पाबंदी का जो डोजियर कह लें, रेफरेंस कह लें, जो पंजाब हुकूमत ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि हमने वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है और वफाकी हुकूमत को मौसूल हो गया है। अब नाज़रीन, ये जो पाबंदी का जो अख्तियार है किसी सियासी जमात पे पाबंदी का, वैसे तो तहरीक लब्बैक ने सियासी जमात रजिस्टर करवाई थी इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन एक मजहबी सियासी जमात थी। लेकिन मजहबी सियासी जमात का जो रोल, पंजाब हुकूमत का इल्ज़ाम है कि ये सियासी जमात नहीं, ये मजहबी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि ये मुतशद्दिद पार्टी बन गई है। तो लिहाजा ये शवाहिद हैं, ये सबूत हैं वायलेंस में इस सियासी जमात के इन्वॉल्व होने के, तो लिहाजा इसको डिसबैंड किया जाए। अब कैपिटल, इस्लामाबाद कैपिटल के ज़रा ये बताते हैं कि उस रेफरेंस पे जो कि पंजाब हुकूमत ने भेजा है, अगले 4 से 8 दिन में वफाकी हुकूमत उस पर फैसला कर सकती है, और फैसला होगा जो पंजाब हुकूमत की जानिब से भेजा गया जो डोजियर, जो रेफरेंस है, उसके साथ अटैच किए गए जो शवाहिद हैं, उन शवाहिद की रोशनी में फैसला किया जाएगा। तो साद रिजवी साहब के लिए, साद रिजवी के साथ तहरीक लब्बैक के लिए बुरी खबर यह है कि आइंदा आने वाले जो 4 से 8 दिन हैं वो TLP और साद रिजवी के लिए भारी पड़ सकते हैं, भारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें ठोस शवाहिद हैं तो डेफिनेटली वफाकी हुकूमत जो है वो TLP को डिसबैंड करने, पाबंदी लगाने की तरफ जाएगी। अब नाज़रीन आते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर में नाज़रीन पंजाब से मुतल्लिक आपके साथ शेयर कर लें। खबर नाज़रीन ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने 120 दिन की टाइम लिमिट दी थी बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में करवाने की, उसमें आप जानते हैं कि अब पंजाब हुकूमत ने लोकल बॉडी इलेक्शन का एक नया कानून पास किया है। गवर्नर साहब ने दस्तखत कर दिए हैं, और गवर्नर साहब के सिग्नेचर के बाद आज इलेक्शन कमीशन ने जो 120 दिन की डेडलाइन दी थी वो तो वापस ली जा चुकी है, लेकिन पंजाब हुकूमत को हुक्म दिया है कि आप अपने नए लॉ के मुताबिक जो आपने लोकल गवर्नमेंट से मुतल्लिक बनाया है, आप पंजाब हुकूमत जो है वो 4 हफ्तों के अंदर डीलिमिटेशन जो हल्का बंदियाँ हैं, हल्का बंदियों के प्रोसेस को मुकम्मल करें। अब नाज़रीन, जब पंजाब में हल्का बंदियों का ये प्रोसेस मुकम्मल होगा तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल आएगा, और पंजाब में अब की मरतबा जो इलेक्शन होने हैं वो गैर जमाती बुनियादों पे होने हैं, और जो उससे ऊपर जो चेयरमैन होंगे वो शायद जमाती बुनियादों पे होंगे। लेकिन ये जो मेंबर काउंसलर मुंतखब होंगे, इन्हें 30 रोज़ के अंदर किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करना पड़ेगी। यानी इलेक्शन आपने गैर जमाती लड़ना है, जीतने के बाद आपने सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करनी है। तो PTI के लिए मुश्किल ये होगी अगर वो इलेक्शन में हिस्सा भी लेते हैं उनके उम्मीदवार आज़ाद कैंडिडेट की हैसियत से, लेकिन PTI चूंकि उनका इंट्रा पार्टी का इलेक्शन अभी तक इलेक्शन कमीशन में सब जुडिशियल पेंडिंग पड़ा है, तो PTI के लोग जीत कर भी अपनी जमात में PTI में शामिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि PTI की जो मौजूदा जो बॉडी है वो डिक्लेरेशन जारी नहीं कर सकती, वो टिकट जारी नहीं कर सकती जब तक इलेक्शन कमीशन से उनका इंट्रा पार्टी का जो केस है वो क्लियर ना हो जाए। इसके साथ साथ नाजरीन,
NA 118, जहाँ से उमर अयूब साहब नाअहल हुए हैं और उनकी नाअहली के बाद NA 118 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है। अब इसमें नाज़रीन जो शेड्यूल है, जो एक मतलब नॉमिनेशन पेपर जमा कराने की जो डेडलाइन थी, उसके मुताबिक 13 उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए हैं, जिसमें मुशर्रफ नवाज के बाबर नवाज भी शामिल हैं। 13 कैंडिडेट, और उमर अयूब साहब खुद ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन मरीम नवाज साहबा से जुड़ी एक खबर यह है कि एक तो उन्होंने सैलाब मुतासरीन में जो इमदादी चेक्स हैं उनकी तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया है। अभी कल उन्होंने ये दीपालपुर पाकपतन के इलाके में जो सैलाब मुतासरीन हैं साहिवाल के इलाके में, उनमें ATM कार्ड्स, माली इमदाद के कार्ड तकसीम किए हैं। आज अलीपुर में भी पंजाब हुकूमत ने वहाँ पर जो कार्ड्स हैं उनकी तकसीम कर दी है और मरियम औरंगज़ेब साहबा ने वहाँ पे जाके मुतासरीन में कार्ड तकसीम किए हैं। और जब ये कार्ड तकसीम किए जा रहे थे तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे भी उनके साथ वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन आज एक और ख़बर भी है, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ तोशाखाना से कीमती घड़ी औने पौने दाम ख़रीदने का इल्ज़ाम लगाया गया और ये इल्ज़ाम लगा एक एंकर की तरफ से एक निजी न्यूज़ चैनल 92 पे मुकाबल प्रोग्राम में, जिसमें यह कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी के साथ साजबाज करके 10 लाख की जो घड़ी थी मरियम नवाज साहबा ने, वो सिर्फ 45,000 में वो अपने घर ले गई। 10 लाख की घड़ी सिर्फ 45,000 में वो अपने घर ले गई। अब इस इल्ज़ाम पे मरियम नवाज साहबा ने ये नशरियात बरतानिया लंदन में देखी गई, लंदन में उस चैनल के खिलाफ केस कर दिया। अब हुआ नाज़रीन ये है कि उस चैनल की जो इंतज़ामिया थी उसने लंदन की अदालत में मरियम नवाज से माफ़ी मांग ली है कि हमारा जो लगाया गया इल्ज़ाम था वो गैर इरादी तौर पे था। अब गैर इरादी तौर पे क्या था, दरअसल तो माफ़ी मांग ली में हमारे पास कोई सबूत ही नहीं था। हमने इल्ज़ाम लगाया था, हम अपने लगाए गए इल्ज़ाम को साबित नहीं कर सकते, हमें माफ़ कर दिया जाए। तो मरियम नवाज़ ने एक चैनल के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करके झूठी खबर पे उनको माफ़ी मांगने पे जो है वो मजबूर कर दिया है। अच्छा, एक तरफ मरियम नवाज साहबा ने लंदन में उनको मजबूर किया है, दूसरी तरफ जो सदर ट्रंप साहब हैं उन्होंने मोदी सरकार को मजबूर कर दिया है। और जो आसिम मुनीर साहब हैं, आसिम मुनीर साहब की तो वाह कर रहे हैं ना सदर ट्रंप, बल्ले बल्ले कर रहे हैं। अमेरिका में ओवल ऑफिस में वाशिंगटन DC में जो ट्रंप साहब हैं वो हमेशा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बात करते हैं कि मैं उनका गर्विदा हो चुका हूँ। और ऐसे लगता है कि जैसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के शहर में डोनाल्ड ट्रंप जो है मुकम्मल तौर पे मुब्तला हो चुके हैं। अब इस वक्त जो भारत और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड से मुतल्लिक बातचीत चल रही है, उसमें सदर ट्रंप साहब ने कहा है कि उनकी जो मोदी के साथ बातचीत हुई है उसमें 2 बातें तय हुई हैं। क्योंकि साफ़ी ने सवाल किया था कि आपकी जो मोदी के साथ गुफ्तगू हुई है उसमें क्या बातचीत हुई है, तो उसमें एक तो सदर ट्रंप का ये कहना है कि मैंने भारत को, मोदी सरकार को ये मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान के साथ आपकी कोई जंग नहीं होगी, आपने तिजारत करनी है, जंग नहीं करनी, और पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से आपने देखना भी नहीं। और दूसरा, सदर ट्रंप ने कहा कि भारत को मैंने कह दिया है कि मज़ीद वो रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, तेल नहीं खरीदेगा। तो कहाँ गई वो नरेंद्र मोदी की वो भड़कें और मोदी की जो अपोजिशन है, भारत की जो अपोजिशन है, जैसे वो कह रही थी और हम भी ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो सरेंडर मोदी साबित हुआ। तो ये जो एक मौक़िफ़ लिया था कि हमारे अपने वजारत ख़ारजा पॉलिसी है, हम जिससे चाहें तेल ख़रीदें, तो वो 50% तो पहले कम कर दिया था और बाकी तेल ख़रीदने पर भी जो 50% रह गया था उस पर भी सदर ट्रंप ने मोदी से कह दिया कि आप रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। तो फिर मोदी साहब ने भी सरेंडर कर दिया ना, मोदी साहब ने भी घुटने टेक दिया और साथ में पैगाम भी, अल्टीमेटम भी ट्रंप का कि जंग नहीं करनी, तिजारत करें, जंग ना करें। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।